गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो अपने बच्चों पढ़ रहे थे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। किसके बारे में? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में तो वैसे पढ़ा था कि इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कहां की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। उल्लू की तंत्रिका कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में उन्होंने गोल्जी इकाई को सबसे पहले देखा था। किसने? उल्लू की तंत्रिका सेल में। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की। उल्लू की तंत्रिका सेल के प्रोटोप्लाज्म में इसको देखा था और कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इस सेल ऑर्गन का नाम रखा गया। ठीक बच्चों। फिर अपने आते हैं इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की प्रासंरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो गोल्जी जो बॉडी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? उसके अंदर 3 पार्ट होंगे। सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स। 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक तो होता है सिस्टर्नी, एक ट्यूबुल्स होते हैं और तीसरा होता है वेसिकल्स। सिस्टर्नी, अब से आज अपने थोड़ा अध्ययन करेंगे सबसे पहले सिस्टर्नी का। तो सिस्टर्नी कौन सी होती है? पहली होगी चपटी होगी। चपटी होगी, थैलेनुमा होती है, अशाखित होती है और द्विझिल्ली युक्त होती है बच्चों। और इसका जो जंतु सेल के अंदर ये 3 से 7 की संख्या में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में ये कितनी होती है? 10 से 12 की संख्या में पाई जाती है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने एक चित्र बनाते हैं। सिस्टनी को समझने के लिए चित्र बनाते हैं। तो सिस्टनी किस प्रकार की होती है बच्चों? सिस्टनी बच्चों इस प्रकार की होती है। इसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस प्रकार की संरचना। सिस्टर्नी इस प्रकार की संरचना। तो सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है बच्चों? पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। कौन सा? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है। तो इसके अंदर 3 पार्ट हो गए। ये तो होगी आपकी सिस्टर्नी। ये तो सिस्टर्नी होगी। ये सिस्टर्नी की वृद्धि की ओर है। ये क्या होगी आपकी
ये 3 प्रकार की संरचना। तो जो सिस्टर्नी है इसके अंदर भी 2 प्रकार के फेस पाए जाते हैं। जो सिस्टर्नी है मैंने कल बताया आपको कि इस प्रकार की एक संरचना होती है सिस्टर्नी में। जो ऊपर का पार्ट होता है अवतल पार्ट होता है, ये ऊपर का जो पार्ट होगा ये क्या होगा, अवतल पार्ट। तो बच्चों जो ऊपर की लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, अवतल सतह कहा जाता है। दूसरी एक जो नीचे की सतह होती है उसे क्या कहा जाता है, उत्तल। उत्तल सतह कहा जाता है। तो इसके अंदर 2 सतह होती है, एक तो अवतल सतह है, एक उत्तल सतह है। जो अवतल सतह होती है बच्चों उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज कहा जाता है। इसे कौन सी कहा जाता है, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज कहा जाता है। जबकि उत्तल सतह पर जो फेस होती है उसे सिस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है। अब जो ट्रांसफेस होता है ये किसकी तरफ होता है, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ। प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होता है ये। और जो नीचे का जो मध्य का भाग होता है वो ये उत्तल सतह होती है, ये किस तरफ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या केंद्रक की तरफ होती है। अब जो भी पदार्थ बनते हैं केंद्रक के द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी पदार्थ बनते हैं वो सिस फेज से होते हुए वो किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, सिस फेज में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये पुटिकाएं है ना, वेसिकल्स, इसके अंदर वो क्या होंगे, पदार्थ चले जाएंगे और इनके द्वारा ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये सिस्टर्नी में, गोल्जी बॉडी में हो जाए आएंगे। इसके अंदर ये क्या होंगे, भंडारित होंगे या स्टोरेज होंगे, इनका रूपांतरण होगा, रासायनिक रूपांतरण होगा। इसके द्वारा ये होते हुए ये किस में चले जाएंगे, ट्रांसफेज से होते हुए प्लाज्मा झिल्ली में चले जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाएंगे और यहां से ये पदार्थ एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जहां पर इन पदार्थों की जरूरत होती है वहां पर इन पदार्थों को भेज दिया जाता है। तो ये आपकी होगी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अंदर क्या कितने पार्ट देखे आपने, सिस्टर्नी के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक तो उत्तल सतह जिसे सिस या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है जो केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है। दूसरा हो गया आपका ये ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज जो प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, अवतल सतह होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी पदार्थ बनते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, जो सिस फेस से होते हुए गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाएंगे जहां पर इसका स्टोरेज होगा, रूपांतरण होगा और फिर यहां से ये ट्रांसफेज के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से ये बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का इनका कार्य होता है। ये होगी आपकी सिस्टर्नी। अब अपने आते हैं वेसिकल पर, पुटिकाओं पर। पुटिकाएं क्या होती है, गोलाकार संरचना होती है। ये पुटिकाएं है ना बच्चों, ये पुटिकाएं होगी। ये पुटिकाएं क्या होती है, गोलाकार संरचना होती है जिसके अंदर क्या पदार्थ बने रहते हैं। और ये पुटिकाएं इनका निर्माण नलिकाओं के मुकुलन के द्वारा होता है। जो ये नलिकाएं आप देख रहे हो, ट्यूब्यूल्स, इसके मुकुलन के द्वारा होगा। अब जैसे ये नलिका है, ये मान लो नलिका है, इसके अंदर क्या होगा,
एक मुकुलन तैयार होगा, एक अतिवर्धी बनेगी। इस प्रकार की अतिवर्धी बनती है, इस प्रकार की। और ये अतिवर्धी धीरे धीरे यहां से अलग हो जाएगी, तो एक नई पुटिका का निर्माण इसमें हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट अपने इस प्रकार पुटिकाओं का निर्माण हो रहा है। देखो यहां से इस प्रकार बनती है एक, और यहां से हटने के बाद एक नई पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस पुटिकाओं में क्या होता है, पदार्थ भरे रहते हैं। और पदार्थ कौन से, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूसरी जगह दूसरी सेल के अंदर भेजना होता है, वो किसके द्वारा होता है, पुटिकाओं के द्वारा ही होता है। तीसरा अपना आता है ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स कहां पर होते हैं, सिस्टर्नी की परिधि पर पाई जाती है। ये जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी की परिधि पर दोनों साइड में क्या पाई जाती है, ट्यूबुल्स पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। और नलिकाओं से ही किसका निर्माण होता है, वेसिकल्स का निर्माण होता है, पुटिकाओं का निर्माण होता है। तो ये बात तो हुई इन प्रॉपर इन तीन अंगों की। कौन से, तीन अंगों की। तीन अंग कौन से होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, एक होती है सिस्टर्नी, एक होती है ट्यूबुल्स, और तीसरी होती है वेसिकल्स। सिस्टर्नी जिसमें एक पारदर्शी पदार्थ भी रहते हैं, और ये 3 से 7 की संख्या में, पौधों में ज्यादा की संख्या में भी पाए जाते हैं, ये 10 से 12 की संख्या में। पादप सेल के अंदर ये सिस्टर्नी कितनी होती है, 10 से 12 की संख्या में। जंतु कोशिका में ये 3 से 7 की संख्या में पाई जाती है। इनमें क्या होता है, 2 फेस होंगे, सिस फेस और ट्रांस फेस होते हैं। सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है, और इसके द्वारा ही जो स्टोरेज होते हैं, जो पदार्थ होता है, वो इसके द्वारा ही दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम आता है। अब अपने आते हैं इनके कार्यों के ऊपर। गोल्जी बॉडी के कार्य क्या क्या होते हैं। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य होता है सेक्रेशन का कार्य, स्त्रावण का कार्य होता है बच्चों। तो कौन सा कार्य होता है, स्त्रावण का या सेक्रेशन का कार्य होता है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से जुड़ा रहता है। जो भी पदार्थ केंद्रक में बनते हैं, केंद्रक के द्वारा बनाए जाते हैं, वो सबसे पहले कहां पर चले जाते हैं, वो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो पदार्थ क्या होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी में वो पदार्थ क्या करेंगे, कुछ समय रहने के बाद, भंडारित करने के बाद, सांद्रण करने के बाद, उन पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली में भेज दिया जाता है। तो ये काम जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का, स्त्रावण का, सेक्रेशन का कार्य होता है, ये मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी का होता है बच्चों, स्त्रावण का। दूसरा होता है स्रावी पदार्थों का सांद्रण तथा संग्रहण। स्रावी पदार्थों का स्रावण और संग्रहण। तो दूसरा होता है बच्चों, जैसे स्रावी पदार्थ का संग्रहण और सांद्रण, राइबोसोम के अंदर जो, जैसे राइबोसोम होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन का निर्माण करना। और ये राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। जब ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तब यह है राइबोसोम, ये प्रोटीन किस प्रकार का होता है, तनु रूप में होता है, तनु प्रोटीन होता है ये।
ये तनु प्रोटीन होता है। और ये तनु प्रोटीन क्या होता है, लिक्विड प्रोटीन क्या होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा। गोल्जी बॉडी के अंदर ही इसका क्या होता है, सांद्रण होता है। और सांद्रण होने के बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफेज से पुटिकाओं के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में भेज दिया जाता है। जहां पर इस प्रोटीन की जरूरत होती है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। तो इसका स्रावित पदार्थों का सांद्रण और स्टोरेज का काम किसका होगा, गोल्जी बॉडी का होगा। दूसरा होता है इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन व लिपिड का भी स्टोरेज होता है। तनु ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड, तनु प्रोटीन और लिपिड, तनु ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड जो होते हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में पहुंचाया जाता है, जहां पर इसका रासायनिक रूपांतरण करके और उसको प्लाज्मा झिल्ली में भेज दिया जाता है। तीसरा काम होता है लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण भी बच्चों गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट होता है एक शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ये एक्रोसोम में क्या होता है, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। एक्रोसोम में क्या होगा, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका काम होता है जो एग होता है अंडे की ऊपर की परत को क्या करता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है इस जल अपघटनी एंजाइम के द्वारा। एग की ऊपर की जो परत को गला दिया जाता है उसका क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है। फिर इसका मुख्य काम डाइजेस्ट करने का होता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी करने का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। तो आज मुख्य रूप से 4 कार्य किए, नेक्स्ट अपने अधिक करेंगे और कल और करेंगे। पहला कार्य है स्त्रावण का, सेक्रेशन का। दूसरा है स्रावी पदार्थों का सांद्रण और संग्रहण। तीसरा होता है लाइसोसोम का निर्माण। चौथा है शुक्राणु में जो एक्रोसोम का निर्माण भी होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो ये बच्चों इसका गोल्जी बॉडी के कार्य हैं और गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। कल इसके नेक्स्ट जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा।